हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 5 की 7वीं हेडिंग गतिज ऊर्जा एवं अणुक गति के बारे में। ध्यान से समझिएगा। गतिज ऊर्जा और अणुक गति गैसों के लिए क्या होती है, इसको आपको समझाया जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 की 7वीं हेडिंग गतिज ऊर्जा एवं अणुक गति के बारे में। गैसों के अणु निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है, गैस के अणु जो होते हैं वे लगातार इधर उधर गति करते रहते हैं, आपस में टकराते हैं, बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, उनका मूवमेंट होता रहता है, जिसे ब्राउनियन गति कहा जाता है। ठीक है, तो गैसों के अणु निरंतर गति करते रहते हैं। गति करते समय ये आपस में और पात्र की दीवारों के साथ टकराते रहते हैं, बर्तन की दीवारों के साथ टकराते हैं। इसके कारण अणुओं की गति और ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है। गैस के अणु जो हैं आपस में टकराते हैं, लगातार गति करते हैं, बर्तन की दीवार से टकराते हैं, जिसके कारण अणुओं की गति और ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है। इसीलिए किसी भी क्षण सभी अणुओं की गति और ऊर्जा एक समान नहीं होती है। ठीक है, जब वो लगातार आपस में टकराएंगे, बर्तन की दीवार से टकराएंगे, निरंतर गति करते रहेंगे, इसी कारण जो है किसी भी समय सभी अणुओं की गति और ऊर्जा एक समान नहीं होती है। अतः हम अणुओं की गति का केवल औसत मान ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अणुओं की गति का केवल हम औसत मान, एवरेज वैल्यू ही ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी क्षण सभी अणुओं की गति और ऊर्जा एक समान नहीं होती है। इसीलिए हम अणुओं की गति का केवल औसत मान ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि नमूने में n अणु हो, जो आप सैंपल लिए हैं गैस का, उसमें मान लेते हैं n अणु हैं, जिनकी गतियां जो हैं u1, u2, u3, u4, u5 un है। यदि नमूने में n अणु हों और उनकी गतियां जो है u1, u2, u3 un के रूप में हों, तो अणुओं की औसत गति क्या होगी, u एवरेज क्या होगा। तो अणुओं की औसत गति का परिकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। u एवरेज बराबर u1 धन u2 धन डैश डैश un बटा n। u एवरेज बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 un बटा स्मॉल n। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने प्रदर्शित किया कि गतियों का वास्तविक वितरण गैस के आणविक द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करता है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने प्रदर्शित किया कि गतियों का जो वास्तविक वितरण है, गतियों का वास्तविक वितरण गैस के आणविक द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करता है। मैक्सवेल ने कोई भी विशेष गति, ठीक है, मैक्सवेल ने कोई भी विशेष गति प्राप्त अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का सृजन किया, एक सूत्र तैयार किया। मैक्सवेल ने कोई भी विशेष गति प्राप्त, ठीक है, कोई भी विशेष गति प्राप्त अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का सृजन किया। आप पढ़ रहे हैं गतिज ऊर्जा और अणु गति के बारे में। आपको बताया गया गैसों के अणु निरंतर गति करते रहते हैं। गति करते समय यह आपस में और पात्र की दीवार के साथ टकराते हैं। इसके कारण अणुओं की गति और ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है। इसलिए किसी भी क्षण पर, किसी भी समय पर सभी अणुओं की गति और ऊर्जा एक समान नहीं होती है। अतः हम अणुओं की गति का केवल औसत मान ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे औसत मान? तो यदि नमूने में n अणु हों, यदि नमूने में n अणु हों और जिनकी गतियां u1, u2, u3 un हो,
तो अणुओं की औसत गति यू एवरेज, अणुओं की औसत गति यू एवरेज का परिकलन निम्न प्रकार किया जा सकता है। यू एवरेज बराबर u1 धन u2 धन u3 धन u4 un बटा n। ठीक है, यह हो गया अणुओं की औसत गति का मान, यू एवरेज का मान। अब जो है वैज्ञानिक मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने प्रदर्शित किया कि गतियों का वास्तविक वितरण गैस के आणविक द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करता है। गतियों का वास्तविक वितरण जो है गैस के आणविक द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करता है। मैक्सवेल ने कोई भी विशेष गति प्राप्त अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का सृजन किया। ठीक है, चित्र 5.8 में दो अलग अलग तापों T1 और T2 पर, ठीक है, चित्र 5.8 में दो भिन्न तापों T1 और T2 पर अणुओं की संख्या और आणविक गति के मध्य ग्राफ दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं, यह है चित्र 5.8, गतियों का मैक्सवेल और बोल्ट्जमान वितरण चित्र में दिखाया गया है। इसमें दो भिन्न ताप पर, एक का ताप है T1, ताप T1 पर वक्र, यह आप देख रहे हैं, यह है ताप T1 पर वक्र, और यह है ताप T2 पर वक्र, यह है ताप T2 पर वक्र। ठीक है, ग्राफ में आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग तापों पर T1 और T2 पर अणुओं की संख्या, यह अणुओं की संख्या y अक्ष पे आप देख रहे हैं अणुओं की संख्या, और इधर है आणविक गति x अक्ष पे। तो अणुओं की संख्या और आणविक गति के बीच में ग्राफ बनाया गया है दो अलग अलग ताप पे। ठीक है, ग्राफ में दिखाए गए गतियों के वितरण को, गतियों का मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण कहा जाता है। यह जो मूवमेंट्स हो रहा है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? गतियों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है गतियों का, इसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण कहते हैं। यहाँ पे गति देखिए, अति संभाव्य गति, औसत गति और वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, अब यहाँ पे 3 यू को दिखाया गया। एक है आपका अति संभाव्य गति UMP, एक है औसत गति U एवरेज, और एक है वर्ग माध्य मूल वेग URMS। तो इस ग्राफ में 3 गतियों को दिखाया गया है, 3 गतियों के वितरण को दिखाया गया है। तो ग्राफ में दिखाए गए गतियों के वितरण को गतियों का मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण कहा जाता है। ठीक है, जिसमें ताप T1 वक्र में आप देख रहे हैं कि अति संभाव्य गति पर, सबसे ऊंचाई पर, यह है सबसे ऊंचाई पर अति संभाव्य गति पर अणुओं की संख्या सबसे कम है, क्योंकि यह आप देख रहे हैं सबसे पहले लाइन आ रहा है। यह अणुओं की संख्या, ठीक है, सबसे कम है, जिनका वेग सबसे अधिक है। सबसे कम वेग वाले जो हैं वह भी कम हैं, औसत गति वाले सबसे ज़्यादा होंगे। तो ग्राफ से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? दूसरा जानकारी आप देख लें, यह ताप T1 पर जो वक्र है इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई कम है ताप T1 वाले का, और ताप T2 वाले की चौड़ाई अधिक है। T2 वाला ताप अधिक है, T2 ग्रेटर दैन T1, T2 ग्रेटर दैन T1, T2 का ताप अधिक है T1 से। तो जब T2 ग्रेटर दैन T1, तो जिसका ताप अधिक होता है उसके वक्र की चौड़ाई अधिक हो जाती है। तो ग्राफ से हमें पता चलता है कि बहुत अधिक और बहुत कम गति करने वाले अणुओं की संख्या बहुत कम है।
ठीक है। बहुत अधिक तेज गति करने वालों की संख्या भी कम है, क्योंकि ग्राफ जो है यहाँ पर पहुँचने के बाद सीधे नीचे चला आ रहा है। अब बहुत स्लो गति करने वाले की भी संख्या बहुत कम है। बहुत स्लो गति करने वालों की संख्या भी बहुत कम है। ग्राफ से पता चलता है कि बहुत अधिक और बहुत कम गति करने वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। ग्राफ का शीर्ष बिंदु वह गति प्रदर्शित करता है जो अधिकतर अणुओं की होती है। ग्राफ का शीर्ष बिंदु जो है यह वह गति प्रदर्शित करता है जो अधिकतम अणुओं की होती है। इस गति को अति संभाव्य गति कहा जाता है, UMP कहा जाता है। अति संभाव्य गति मतलब UMP, जो अधिकतम अणुओं का होता है। ठीक है। तो ग्राफ से पता चलता है कि बहुत अधिक और बहुत कम गति करने वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। ग्राफ का शीर्ष बिंदु जो है वह गति प्रदर्शित करता है जो अधिकतम अणुओं की होती है। इस गति को अति संभाव्य गति UMP कहा जाता है। ठीक है। यह ताप T1 पर है और यह UMP ताप T2 पर है। यह अणुओं की औसत गति के बहुत निकट होती है। यह अणुओं की औसत गति आप देख रहे हैं बीच वाली लाइन, यह अणुओं की औसत गति के निकट होता है UMP, अति संभाव्य गति। अति संभाव्य गति जो है अणुओं की औसत गति के बहुत निकट होती है। ताप बढ़ने से अति संभाव्य गति बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से अति संभाव्य गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे T1 ताप पर अति संभाव्य गति यहाँ पर था, यहाँ पे इतना दूर आप ताप बढ़ा देंगे। जैसे T2 वाला ग्राफ देखें, ताप अधिक है इसका, तो इसके लिए अति संभाव्य गति यहाँ पे आ गई। ठीक है। अब पर यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, टेम्परेचर बढ़ते ही बदल गया यहाँ से यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि जिसका टेम्परेचर अधिक होगा उसके लिए अति संभाव्य गति आगे बढ़ जाएगी। ताप बढ़ने से अति संभाव्य गति बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त उच्च ताप पर गति का वितरण वक्र चौड़ा हो जाता है। उच्च ताप पर क्या होता है? गति का जो वितरण वक्र है वह चौड़ा हो जाता है। जैसा आप देख रहे हैं यह T2 वाले का ताप अधिक है तो इसका वितरण वक्र चौड़ा है T1 से। ठीक है। वक्र का चौड़ा होना दिखाता है कि अधिक गति से गतिमान अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। वक्र चौड़ा हो गया, इसका मतलब अधिक गति से गतिमान अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो जब हम ताप अधिक कर देते हैं तो वक्र चौड़ा हो जाता है और अधिक गति से गति करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। गति का वितरण अणुओं के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। जैसे अभी आपने देखा कि ताप पर निर्भर है, उसी तरह से गति का वितरण जो है अणुओं के द्रव्यमान पर भी निर्भर है। समान ताप पर अधिक द्रव्यमान वाले अणुओं की गति हल्के अणुओं की तुलना में धीमी होती है। समान ताप पर, ठीक है, समान ताप पर अधिक द्रव्यमान वाले अणुओं की गति जो होगी वह हल्के अणुओं की तुलना में धीमी होगी। जो हल्के अणु होंगे उनकी गति ज़्यादा होगी समान ताप पे, और जो भारी वजन अणु होंगे उनकी गति स्लो होगी उसी ताप पे। ठीक है। तो आइए फिर समझते हैं, ग्राफ के बारे में पढ़ा जाए। अब ग्राफ से पता चलता है कि बहुत अधिक और बहुत कम गति करने वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। बहुत अधिक और बहुत कम गति करने वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। ग्राफ का शीर्ष बिंदु वह गति प्रदर्शित करता है जो अधिकतर अणुओं की होती है। ग्राफ का शीर्ष बिंदु जो है वह उस गति को प्रदर्शित करता है जो अधिकतर अणुओं की होती है। इस गति को अति संभाव्य गति कहते हैं, UMP कहते हैं। यह अणुओं की औसत गति के बहुत निकट होती है। ताप बढ़ाने से अति संभाव्य गति बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से अति संभाव्य गति बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त उच्च ताप पर गति वितरण वक्र चौड़ा हो जाता है।
उच्च ताप पर गति वितरण वक्र क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। वक्र का चौड़ा होना दिखाता है कि अधिक गति से गतिमान अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। वक्र का चौड़ा होना दिखाता है कि अधिक गति से गतिमान अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। गति का वितरण अणुओं के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। गति का वितरण जो है वह अणुओं के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। समान ताप पर अधिक द्रव्यमान वाले अणुओं की गति हल्के अणुओं की तुलना में धीमी होती है। जो अधिक द्रव्यमान वाले अणु होंगे उनकी गति जो है सामान्य ताप पर हल्का होगा, धीमा होगा, और कम द्रव्यमान वालों का गति तेज होगा। उदाहरण के रूप में समान ताप पर हल्के नाइट्रोजन अणु और भारी क्लोरीन अणुओं से तेज गति करते हैं। समान ताप पर हल्के नाइट्रोजन अणु जो हैं वे भारी क्लोरीन अणुओं से तेज गति करते हैं। अतः किसी भी दिए गए ताप पर नाइट्रोजन के अणुओं की अति संभाव्य गति क्लोरीन के अणुओं से अधिक होती है। ठीक है। किसी भी दिए गए ताप पर नाइट्रोजन के अणुओं की अति संभाव्य गति क्लोरीन के अणुओं से अधिक होती है। क्लोरीन और नाइट्रोजन के अणुओं की गतियों का वितरण को चित्र में देखिए। क्लोरीन और नाइट्रोजन के अणुओं के गतियों के वितरण को चित्र 5.9 में देखिए। तो यह आपका चित्र 5.9 है, जिसमें 300 केल्विन ताप पर क्लोरीन और नाइट्रोजन के अणुओं की गतियों का वितरण दिखाया गया है। 300 केल्विन ताप पर क्लोरीन तथा नाइट्रोजन के अणुओं की गति का वितरण आप देख रहे हैं, जिसमें अणुओं की संख्या, आणविक गति। ठीक है। इसमें आप देखें UMP क्लोरीन के लिए कम है, जबकि UMP नाइट्रोजन के लिए अधिक है। आणविक गति अधिक है नाइट्रोजन के लिए और आणविक गति क्या है, कम है क्लोरीन के लिए। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि समान ताप पर हल्के नाइट्रोजन अणु भारी क्लोरीन अणुओं से तेज गति करते हैं। अतः किसी भी दिए गए ताप पर नाइट्रोजन के अणुओं की अति संभाव्य गति क्लोरीन के अणुओं से अधिक होती है। क्लोरीन और नाइट्रोजन के अणुओं की गतियों का वितरण का ग्राफ चित्र आप देख रहे हैं। ठीक है। यदि किसी भी ताप पर अणुओं की निजी गति परिवर्तित होती रहती है, यद्यपि किसी भी ताप पर अणुओं की निजी गति परिवर्तित होती रहती है, पर गतियों का वितरण वही रहता है। ठीक है। किसी भी ताप पर अणुओं की जो निजी गति है वह परिवर्तित होगी, पर गतियों का वितरण हमेशा वही रहता है। ठीक है। हम जानते हैं कि किसी कण की गतिज ऊर्जा को निम्नलिखित सूत्र द्वारा लिखते हैं। गतिज ऊर्जा लिखना हो तो उसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, 1/2 mu²। गतिज ऊर्जा बराबर। इसलिए यदि हम गैस के कण की सीधी रेखा में चलने पर औसत स्थानांतरण ऊर्जा जानना चाहें, यदि हम गैस के कण की सीधी रेखा में चलने पर, गैस के कण की सीधी रेखा में चलने पर औसत स्थानांतरण ऊर्जा जानना चाहें, 1/2 mu² औसत, 1/2 बार mu² जानना चाहें तो हमें सभी अणुओं की गतियों के वर्ग के औसत की आवश्यकता होगी। ठीक है। सभी अणुओं के गतियों के वर्ग के औसत की आवश्यकता होगी, अर्थात सभी अणुओं के गतियों U के वर्ग का औसत की आवश्यकता होगी। इसे निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। U औसत का वर्ग क्या होगा, U1 वर्ग धन U2 वर्ग धन U3 वर्ग धन 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 UN वर्ग बटा n। गतियों के वर्ग का औसत, ठीक है, गतियों के वर्ग का औसत, गतियों के वर्ग का औसत गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा
का धीमा माप होता है। गतियों के वर्ग का औसत जो है वह गैस के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सीधा माप होता है। गतियों के वर्ग का औसत गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सीधा माप होता है। यदि हम गतियों के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल लें, यदि हम गतियों के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल लें तो हमें गति का जो मान प्राप्त होगा वह अति संभाव्य गति अथवा औसत गति से भिन्न होता है। ठीक है, तो गतियों के वर्ग का औसत, गतियों के वर्ग का औसत गैस के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सीधा माप होता है। यदि हम गतियों के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल लें तो हमें गति का जो मान प्राप्त होता है वह अति संभाव्य गति और सतत औसत गति से भिन्न होता है। इस गति को वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। इस गति को वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं और इसे निम्नलिखित व्यंजक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। URMS बराबर √/u²। ठीक है, √/u²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि गतियों के वर्ग का औसत गैस के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सीधा माप होता है। यदि हम गतियों के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल लें तो हमें गति का जो मान प्राप्त होता है वह अति संभाव्य गति और औसत गति से भिन्न होता है। इस गति को वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। इस गति को वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं और इसे निम्नलिखित व्यंजक द्वारा दिया जाता है। URMS बराबर √u²। ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग, औसत गति और अति संभाव्य गति को में निम्नलिखित संबंध होता है। वर्ग माध्य मूल वेग, औसत गति और अति संभाव्य गति में निम्नलिखित संबंध होता है। URMS greater than UAV greater than UMP। URMS greater than UAV greater than UMP। ठीक है, तीनों गतियों के अनुपात निम्नलिखित होता है। UMP संबंधे UAV संबंधे URMS संबंधवान। UMP एक, ठीक है, एक संबंधे एक। पहला है UMP, फिर है UAV, फिर URMS। आपस में क्या संबंध है? तो UMP का 1 है, UAV का है 1.128 और URMS का है 1.224। यह हो गया तीनों गतियों का अनुपात में संबंध। UMP संबंध UAV संबंध URMS संबंधवान। UMP 1 हो गया तो UAV 1.128 है तो URMS 1.224 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका गतिज ऊर्जा एवं आणविक गति के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहां चर्चा करेंगे गैसों का अणुगत सिद्धांत के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।